हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वह है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर एंड रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। ऑलमोस्ट दोनों का रिलेशन सेम होता है। तो चलो, हाँ, ये जो टॉपिक है देखो, इसमें बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं, एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं सभी डिस्कस करूँगा। कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं इसमें एक टर्म्स आता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इसको बोल सकते हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो कभी कभी कांस्टेंट होता है, जिसमें बेसिक क्वेश्चन में कांस्टेंट होता है तो आराम से कर लोगे। कभी कभी ना वो वेरिएबल होता है, तो उसके क्वेश्चन को कैसे करना वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको जीरो से हीरो तक चलते हैं आराम से। बहुत ईजी टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे, टेंशन नॉट, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखोगे तो इस पर PhD कर लोगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जो डी आर तुम्हारा क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। डी आर क्या है बच्चों? चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। कब? जब टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो डी आर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट। आर नॉट क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस, जो उसकी वैल्यू इनिशियली थी, कोई भी वैल्यू मान लो 10 ओम 20 ओम, जो इसकी वैल्यू इनिशियल होती है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इस तरह का कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा ना जो तुम लोग +1 में पढ़े थे 11th में, सॉरी +1 में 11 चलो, जो तुम लोग +1 में पढ़े थे किसमें? थर्मल एक्सपेंशन में, जो लेंथ का हम लोग थर्मल एक्सपेंशन किए थे, ठीक है। क्लियर है? लेंथ का जो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन किए थे तो उसमें ऐसा ही ऑलमोस्ट इसी की जैसा रिलेशन बनता है। तो उसमें भी हम लोग पढ़ते चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, तो वैसा ही कुछ है। और डी आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी टी यहाँ क्या है? चेंज इन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। सर स्मॉल चेंज क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस लियो, डी लगा दियो ना, डिफ्रेंसिएशन वाला डी लगाया तो स्मॉल ही होगा, ठीक है। अब देखो, जब इन दोनों को फिर क्या लिखोगे? प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डी टी। देखो, जब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। देखो, हम अल्फ़ा भी ऐसे ही लिखते हैं, चलो अभी तुम्हारे लिए हम अल्फ़ा ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हम अल्फ़ा जनरली ऐसे ही लिखते हैं, तो अल्फ़ा ऐसे लिख दिए आर नॉट डी टी। ये जो अल्फ़ा है ना, ये जो अल्फ़ा है, वैसे हम अल्फ़ा ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। तो हम अभी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ऊपर प्रोपोर्शनल है, नीचे अल्फ़ा। तुम लोग सोचोगे कि आर डी आर इक्वल टू हो जाएगा प्रोपोर्शनल आर नॉट डेल्टा डी, ऐसा कुछ नहीं है। हम अल्फ़ा ऐसे लिखते हैं, आगे हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अभी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम अल्फ़ा ऐसे बना दिए, ठीक ना। नहीं तो ये सेम हो रहा था ना, तो इसलिए हम अभी के लिए ये बना दिए। ये जो अल्फ़ा होता है ना यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो देखो, इसको फिर फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लाया? तो दोनों को इंटीग्रेशन कर दो, डी आर को भी और इधर अल्फ़ा, अब ऐसे लिखना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ा आर नॉट डी टी को भी। ये डी आर कहाँ से कहाँ तक होगा? आर नॉट इनिशियल से कोई भी वैल्यू आर तक होगी, पता नहीं, तो हम आर कोई भी एक वेरिएबल लिख दिए। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? आर माइनस आर नॉट, पता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? आर। तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आर माइनस आर नॉट हो जाएगा, इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट को कांस्टेंट है, बाहर करो। आर नॉट क्या है? कांस्टेंट, और नीचे क्या लिख दोगे? अल्फ़ा, सॉरी इधर क्या लिख दोगे? अल्फ़ा डी टी। तो देखो, ये रियल तुम्हारा इक्वेशन है, ये रियल इक्वेशन है, रियल इक्वेशन ये है। लेकिन तुम बोलोगे सर बुक में तो कोई और दिया हुआ है। हाँ, मैं बताता हूँ, मार्कर कहाँ गया। देखो, वो जो है ना, बुक में जो दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे अल्फ़ा को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। देखो, 80% क्वेश्चन में जो अल्फ़ा होगा ना वो कांस्टेंट होगा। अल्फ़ा क्या होगा? कांस्टेंट। अगर बताओ अल्फ़ा कांस्टेंट होता तो हम आर माइनस आर नॉट इक्वल टू क्या लिखते बच्चों? आर नॉट, अल्फ़ा को बाहर कर देते और डी टी का क्या कर देते? इंटीग्रेशन। फिर टाइम लिमिट दे देते, सॉरी टेम्परेचर का लिमिट दे देते, कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2 तक, T1 से T2 तक, मतलब एक टेम्परेचर T1 से T2 तक कोई भी हो। तो हम क्या लिख देते हैं? आर माइनस आर नॉट अल्फ़ा T2 माइनस T1 कर देते, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो ये जो तुम्हें एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, जो कि अधिकतर बुक में तुम्हें दिखता है, वो एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है बच्चों? जब अल्फ़ा क्या हो? कांस्टेंट। जब अल्फ़ा क्या हो? कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है? तो आर माइनस आर नॉट इक्वल टू क्या आ गया? आर नॉट अल्फ़ा। हाँ, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, चलो ठीक है। आर नॉट अल्फ़ा
T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पे उसको उधर भी ले जा सकते हो, R को कॉमन लेके भी कर सकते थे, उधर जाता R0 कम हो जाता, फिर वही बन जाता जो तुम्हारा +1 में बनाता, क्या बनाता है LS इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया इक्वेशन, ठीक है। ये कब होता है, जब अल्फा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। वैसे अल्फा कांस्टेंट होता नहीं, टेम्परेचर के साथ साथ अल्फा की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो हम लोग इससे पहले भी एक इक्वेशन पढ़े हुए थे, वो क्या था, रेजिस्टिविटी इक्वल टू, हम लोग पढ़े हुए थे M(N)E स्क्वायर टाउ, ये पढ़े थे ना। तो हम लोग बताया कल उस दिन लास्ट लेक्चर में यही पढ़े थे। तो M कांस्टेंट है, E की वैल्यू कांस्टेंट होती है, N और टाउ पे डिपेंड करता है। N किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल पे डिपेंड करता है। टाउ क्या है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, कल मैं बताया हुआ था लास्ट लेक्चर में। वो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस लेक्चर का, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो लास्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ाया था, यही मैं फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तुरंत टक्कर खा जाएगा। तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या हो जाता है, कम। तो कम होगा तो रो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो यहाँ से भी वही चीज़ आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, यहाँ से ये भी दिख रहा है, ठीक है। रेजिस्टिविटी बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही ना। लेकिन ये हर केस में क्या नहीं, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में कोई पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, वहाँ जो है ना कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने की जगह घटती है, किसमें, सेमीकंडक्टर में, ठीक है, सेमीकंडक्टर में। लेकिन ये कंडक्टर का इक्वेशन बनाए थे, तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा। ये क्या है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टेम्परेचर बढ़ाओगे ये वैल्यू घट जाएगी, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है कंडक्टर का इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये बेसिक इक्वेशन है, और ये जब क्वेश्चन अच्छे लेवल पे आएगा तो दोनों से मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तुम लोग को। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, मैं बोलता हूँ तुम लोग क्वेश्चन लिख सकते हो, लिख लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या दिया था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज 0.004 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आर नॉट बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर नॉट क्या है, अच्छा चलो मैं लिखता जाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अल्फा तुम्हें दिया हुआ है कितना, 0.004, ठीक है, डिग्री सेल्सियस माइनस, ये इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आर नॉट भी द रेजिस्टेंस, आर नॉट जो है वो रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या बोला हुआ है, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट 2R0, 2R0 पे इसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला गया है, तो आप आराम से कर सकते हो। बताओ R इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R माइनस R0 इक्वल टू क्या पढ़े हो, अल्फा R0 क्या पढ़े हो, डेल्टा टी, T2 माइनस T1, ठीक है। मैं अल्फ़ा यहाँ पे लिख दिया हुआ, वो ऐसे वाला ही अल्फ़ा, क्योंकि मेरे को आदत है अल्फ़ा ऐसे ही लिखने का, वहाँ पे तो लिखा तो मैं कन्फ्यूजन ना हो तुम लोग के, इसलिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो बताओ R की वैल्यू क्या दी हुई है, फाइनल R मतलब पुराना, नए वाला R की वैल्यू क्या दी है, नया जो बन गया R वो क्या दिया हुआ है, 2R बन चुका है, तो 2R0 लिखोगे। और R0 जो इनिशियल कितना दिया हुआ था, वो R0 दिया हुआ था। हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी है बच्चों, 0.004, R0 तो R0 इनिशियल R0 ही दिया हुआ है, T2 हमें निकालना है, T2 हमें निकालना है। T1 बच्चों क्या दिया हुआ बताओ, T1 हमें दिया हुआ है, T1 कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू पुट कर दो। तो बोलोगे सर यहाँ पे केल्विन में क्यों नहीं चेंज किए, तो केल्विन में चेंज नहीं करना होता, रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये माइनस है ना, तो माइनस में सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बात तुम लोग को मैं पहले भी बताया हुआ हूँ, क्योंकि देखो क्या है ना, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है और एक है मान लो 37 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को माइनस करो, 37 माइनस 27 10 डिग्री होगा,
10 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसमें केल्विन करके करो, इसमें प्लस 273 कर दो, ये कितना हो गया बताओ 300, और ये क्या हो गया 310। अभी भी केल्विन में माइनस करोगे तो 10 ही आएगा ना, तो इसलिए जब माइनस हो तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम चेंज नहीं किए, बात समझ में आ रहा है ना। तो बताओ 2 R0 R0 R0, तीनों में R0 है तो R0 कॉमन ले लो, तो R0 से R0 गया, R0 गया तो क्या बन गया 2 - 1 = 0.004 T2। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T2? 1/0.004। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे 3 ऊपर गया 1 2 3/4 इक्वल टू T2। तो 250 डिग्री सेल्सियस T2, 250 डिग्री सेल्सियस। कुछ गड़बड़ की है क्या? ऊपर गया 1000/4, ठीक है 250 डिग्री सेल्सियस ही होगा। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक की है क्या? 2R यहाँ पे R0, यहाँ पे R0, ठीक है। तो 1/0.004 सही है, तो कैलकुलेशन सही है, सब कुछ सही है, तो 250 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, चलो ठीक है। एक देखो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, देखो आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस जो है वो है 20 ओम, और क्या बोलते हैं आइस पॉइंट पे है, और इसके बाद स्टीम पॉइंट पे रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, वो मान लो स्टीम पॉइंट पे रेजिस्टेंस तुम्हारा आ गया मान लो 40 ओम, ठीक है, ये मान लो। तो बोला गया है ना कि बताओ 40 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस क्या होगा। 40 डिग्री सेल्सियस पे व्हाट इज द रेजिस्टेंस क्या होगा 40 पे। देखो आइस पॉइंट पे 20 दिया, स्टीम पॉइंट पे 40, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे 40 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस पे चलो हम ये रेजी कर देते हैं, नहीं तो तुम लोग इसको बाद में देख लेंगे। रेजिस्टेंस, ठीक है 40 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस बताओ। ओके, कैसे करना है। तो देखो आइस पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट क्या होता है, आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब मेरे को पता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, R - R0 इक्वल टू R0 अल्फ़ा डेल्टा T, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हो T2 - T1, ठीक है। तो बताओ R क्या है फाइनल, तो अभी हम इसको भूल जाओ, नीचे वाले को भूल जाओ। अब इसमें इनिशियल को क्या मानोगे 20, या फाइनल क्या मानोगे 40। इनिशियल क्या मानोगे 20, फाइनल क्या मानोगे 40। इनिशियल क्या मानोगे 20, फाइनल क्या मानोगे 40, क्योंकि एक टेम्परेचर पे 20 था, दूसरे पे 40। तो हम यहाँ पे इनिशियल को क्या मान लेते हैं, इनिशियल बताओ बच्चों क्या है 20, और फाइनल इसमें क्या मान लेते हैं 40। ये फाइनल होता है इनिशियल, इक्वल टू इनिशियल क्या था 20 अल्फ़ा T2, फाइनल टेम्परेचर क्या है स्टीम पॉइंट तो 100, और इनिशियल टेम्परेचर क्या है 0, तो ये 0। अब यहाँ से ना हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं, हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं बच्चों, अल्फ़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बताओ अल्फ़ा क्या आ गया, 20 से 20 गया 1/100, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया 10⁻⁻2 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये आ गया अल्फ़ा, ठीक है। क्लियर है, ये आ गया अल्फ़ा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे। अब दूसरा जो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा, वो क्वेश्चन क्या था, अब 40 पे, तो फिर से हम लिखो नया इक्वेशन R - R0 अल्फ़ा R0 T2 - T1। तो अब इस केस में अब ये जो फॉर्मूला लगाओगे इसमें T2 - T1, इसमें इनिशियल मान लो वही 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब हमें R निकालना है, इनिशियल 0 डिग्री पे ही मानो, 0 पे क्या था मेरे ख्याल से 20 था, इक्वल टू अल्फ़ा हम पता कर चुके क्या है 0.01, यही है ना 1/100, ठीक है 0.01। R0 की वैल्यू मेरे को पता है 20 है,
T2 फाइनल टेम्परेचर अब क्या है, देखो R0 हम क्या माने 20, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग का टेम्परेचर क्या होगा, जो R0 के टाइम था, R0 20 माने ना, R0 हम 20 माने, तो 20 कब था, 20 कब था, जब रेजिस्टेंस, जब टेम्परेचर कितना था, आइस पॉइंट पे था ना, नहीं टेम्परेचर किस पे था, हाँ आइस पॉइंट पे, टेम्परेचर आइस पॉइंट पे था, तो हम लोग रेजिस्टेंस 20 माने थे। तो जब R0 20 मान रहे हो तो R0 के कॉरस्पॉन्डिंग वाला टेम्परेचर क्या होता है, T1, तो T1 को क्या मानोगे, T1 को क्या मानोगे 0, और ये T2 हमें दिया हुआ है, T2 कितना है इस समय, सेकेंड केस में T2 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है, और ये R क्या है 40 के कॉरस्पॉन्डिंग वाला रेजिस्टेंस, यही है ना, तो R इक्वल टू यहाँ से निकाल लो, कितना हो गया R - 20 इक्वल टू 4 2 जा 8, 800 में गया तो ये बन गया 8, तो R इक्वल टू क्या आ गया 20 + 8 इक्वल टू क्या आ गया, R इक्वल टू क्या आ गया 28 ओम। ठीक है, तो ये आ गया, क्लियर है सभी को, तो ये आ गया। ओम आ गया, ठीक ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं हाँ वेरिएबल वाला, अल्फ़ा वेरिएबल वाला मैं कर लेता हूँ। मान लो ना अल्फ़ा दिया हुआ है 2T, क्या दिया हुआ है 2T, टेम्परेचर का मतलब वो फंक्शन है 2T, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है अल्फ़ा बढ़ रहा है, ठीक है। और तुम्हें दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम। तो तुमसे पूछ रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 2T दिया हुआ, मतलब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके सर, तो बताओ R माइनस हम लोग क्या लिखे हैं R0, और क्या लिखे है अल्फ़ा, हाँ हम लोग क्या किए थे, फॉर्मूला क्या बनाए थे R0 अल्फ़ा DT, यही बनाए थे ना फॉर्मूला, हम लोग यही बनाए थे R0 अल्फ़ा DT, यही फॉर्मूला बनाए थे, ठीक है। तो देखो R मेरे को 40 दिया हुआ है, सॉरी हाँ 20 डिग्री पे टेम्परेचर 20 डिग्री, रेजिस्टेंस 40 दिया हुआ है, टेम्परेचर 40 पे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर 20 पे 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो R0 हमें क्या दिया हुआ बच्चों बताओ 40, R हमसे पूछ रहा है, इक्वल टू R0 क्या है 40, देखो रेजिस्टेंस क्या है 40, कितना 20 पे। अब मेरे को पता है अल्फ़ा इज द फंक्शन ऑफ क्या टेम्परेचर, तो अल्फ़ा की जगह क्या लिखोगे 2T, और यहाँ क्या है बच्चों DT। अब बताओ ये भी T और ये DT, ठीक है। तो अब समझ में आया, अल्फ़ा की जगह हम 2T लिख दिए। अब बताइए ये भी टेम्परेचर का फंक्शन है, ये भी DT टेम्परेचर का फंक्शन है, तो अब यहाँ लिमिट टेम्परेचर का ही दोगे ना, तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 20 से 40 तक ना, 20 से 40 तक, तो यहाँ क्या लिखोगे 20 से 40 तक, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ देखो ना, यहाँ पे तुमको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे जो माइनस होगा ना, अब यहाँ पे जो माइनस होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, तो जैसे 40 - 20 नहीं होने वाला, अब उस वहाँ स्क्वायर फंक्शन 1 डिग्री से ज़्यादा वाला फंक्शन आ रहा है। तो जैसे अभी हम तुम लोग को समझाए थे कि ना 20 - 10 करो, या सॉरी 37 - 27 करो, या फिर इसको केल्विन में चेंज करके 300 - 310 करो, बात बराबर है। लेकिन अब यहाँ स्क्वायर आने वाला है ना, तो फिर बात बराबर नहीं होगा ना, फिर बात बराबर नहीं होगा, तो फिर तुमको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, फिर तुमको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तुमको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, केल्विन में चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 20 है ना, और यहाँ क्या है 40, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ 273 293 से लेके कहाँ तक 40 हो गया, 273 283 293 303 313 तक, ठीक है। तो R - 40 इक्वल टू 40, तो ये क्या बन गया तुम्हारा 2T²/2, यही होगा ना, 2 से 2 गया, कहाँ से कहाँ तक 293 से 313 तक, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? इसको सॉल्व कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरह से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो अगर वेरिएबल अल्फा की वैल्यू वेरिएबल में दिया हो तो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना जानते हो, सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ तुम लोग को। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम देखो क्या होता है हम लोग के साथ कि हम लोग जब है ना रेजिस्टेंस बनाते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस बनाए, मान लो है ना बनाए इंडिया में टेम्परेचर 40 था, पहुंचा दिए तुम इंग्लैंड में मान लो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो तुम तो यहाँ से जो इक्विपमेंट बनाया तो वो 40 डिग्री सेल्सियस पे बनाया था। मान लो इसका रेजिस्टेंस क्या था, 50 ओम था रेजिस्टेंस। मान लो यहाँ पे क्या था, 50 ओम रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे तुम इंग्लैंड भेजे तो उसका रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है 5 डिग्री सेल्सियस। तो वही इक्विपमेंट वहाँ अलग तरीके से काम करेगा, यहाँ अलग। लेकिन बनाए थे तो हम लोग यहाँ 40 के हिसाब से, वहाँ जाकर रेजिस्टेंस कम हो गया तो फंक्शन सही कर पाएगा क्या? एकदम गलत फंक्शन करेगा, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम है। मतलब इंडिया का सामान इंडिया में ही रह सकता है, ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये अमेरिका है ना, इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, या फिर हम इंग्लैंड इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इससे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाना था, ठीक है। ऐसा होता, अब सुनो, जो एरोप्लेन है अब इंडिया में है तो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है तो इंडिया के हिसाब से चलेगा। तो अब इंग्लैंड में जाकर क्या वो ख़राब हो जाएगा? नहीं ना। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद तुम जैसे ये बोल सकते हो, मान लो ठंडा में बनाया कोई भी चीज़, अब गर्मी में इंडिया में ख़राब हो जाएगा फिर तो, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या किया गया, हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने के लिए देखो करते क्या है, एक दो चीज़ का कम्बिनेशन बना देते हैं। उसको एक एलॉय बोलते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर भी डाल देते हैं और कंडक्टर भी। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होता है, घटता है। और क्या बोलते हैं तुम्हारा कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक घटेगा एक बढ़ेगा तो ओवरऑल कंपनसेट कर लेता है। इस तरह से हम लोग रेशियो डालते हैं कि कोई चेंज हो ही ना। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, रेजिस्टिविटी का इक्वेशन देखो इसी से बन जाएगा। आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू क्या बना, आर नॉट। उसको सॉल्व करके 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी बना था, यही बना था ना इक्वेशन? बोलोगे सर यही बना था, अरे इसी को सॉल्व करके है ना। तो इसको आर नॉट को उधर ले जाओ तो यही बन जाएगा, आर नॉट को उधर ले जाओ तो यही वाला इक्वेशन बनेगा, ठीक है। यही बनेगा, ठीक है, ऊपर वाला। तो देखो हम क्या लिखे थे, आर माइनस आर नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी ही लिखे थे ना, आर नॉट अल्फ़ा डेल्टा। चलो हम दिखाई देते करके। तो उधर क्या गया, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या गया, आर नॉट कॉमन ले लो तो क्या गया 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये क्या बन गया आर। तो ठीक है, यही चीज़ ऊपर लिखे हुए तो बना ऐसे ही था। तो तुम लोग को आता तो हम सोचे कन्फ्यूज हो जाओगे, फिर हम बता दिए ये, ठीक है। तो अब रेजिस्टिविटी बनाने के लिए बताओ, आर इक्वल टू क्या लिखोगे, रो एल अपॉन ए। यहाँ क्या लिखोगे, रो नॉट एल अपॉन ए। अब यहाँ पे चलो एल नॉट ए नॉट लिख देते। तुमको एक बात बताना है, अल्फ़ा डेल्टा टी। तो देखो यहाँ पे ना एल से एल, ये जो एल नॉट है यहाँ पे एल है, ये लेंथ एरिया जो अलग लिखे ये चेंज नहीं होता। क्योंकि देखो जब तुम टेम्परेचर 20 से 40 करते हो तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेंथ में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, एरिया में भी। क्योंकि इसका जो अल्फ़ा होता है बहुत कम होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, उसका अल्फ़ा बहुत कम होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस वाले अल्फ़ा के कंपेरेटिवली। तो इसमें जो एक्सपेंशन होगा वो बहुत कम होता है, ना नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए यहाँ अगर एल नॉट है तो इस टेम्परेचर पे भी एल नॉट होगा और यहाँ पे एल नॉट होगा। तो सर इसको भी लिख दो, नहीं इसका जो चेंज है ना वो थोड़ा ज़्यादा है लेंथ के कंपेरेटिवली, ठीक है। तो इसको नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ, लेंथ का जो इंक्रीमेंट है ना और एरिया का जो डिक्रीमेंट है टेम्परेचर बढ़ने से, वो रेजिस्टिविटी के सामने बहुत 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 कम है। तो हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो अगर यहाँ एल नॉट है तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एल नॉट होगा, यहाँ ए नॉट है तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ए नॉट ही होगा। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो बताओ रेजिस्टिविटी का इक्वेशन क्या बन गया, रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो सिंपल है, ठीक है। तो ये बन गया, क्लियर है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। तो रेजिस्टिविटी का भी वही बन गया। तो देखो एक क्वेश्चन दिया गया था, 2 रॉड है, क्या है, 2 रॉड, ठीक है। दोनों का लेंथ एल ही दिया हुआ था और दोनों का एरिया ए दिया हुआ था। इसका रेजिस्टिविटी रो 1 है, इसका रेजिस्टिविटी रो 2 है, और इसका अल्फ़ा 1 है, इसका अल्फ़ा 2 है। बोला है ना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 रो 1 रो 2 सो डैट देयर इज नो एनी चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर।
मतलब टेम्परेचर बढ़ जाए, इसमें कोई चेंज ना आए। तो यही है इंजीनियरिंग, यही चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। यही चीज़ को हम लोग को करना होता है, इस तरह से बनाते हैं कि टेम्परेचर पर कोई चेंज ना आए। तो मैं अलग अलग बनाया हूँ ना, ऐसा नहीं होता वो एक कंपोजिट बना देता पूरा मिला के, तो उसमें है ना ऐसे नहीं होता। मैं बता दिया तुम लोग को बताने के लिए कि कैसे न्यूमेरिकल होता है, वो पूरा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे आटा और मैदा को मिला दो, आटा मैदा को मिलाने के बाद जो बनता है प्रोडक्ट, तो उस तरह का ही होता है। ऐसे नहीं कि अलग आटा को अलग रख दिया, मैदा को अलग, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा मिला के बनाता है। बस मैं जो एग्जाम्पल ऐसे ही दे दिया, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ठीक ना। लेंथ अलग भी दे सकता था, कुछ नहीं, लेंथ अलग, एरिया अलग भी दे सकता था, ठीक है। तो बोला है कि ऐसा व्हाट इज द रिलेशन सो डैट देयर इज नो एनी चेंज इन रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो मान लो ये जो अल्फ़ा 1 ये T1 में, ठीक है, अल्फ़ा 1 रो 1 इसका अल्फ़ा 2 रो 2 वो क्या है T1 टेम्परेचर पे। मान लो T2 टेम्परेचर पे जो है, हाँ ये हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो रो 1 और रो 2 जो है वो मान लो T1 टेम्परेचर पे है, और तुम्हारा रो 1 डैश और रो 2 डैश जो है वो क्या हो जाएगा T2 टेम्परेचर पे हो जाएगा, ठीक है। रो 1 रो 2 पे क्या है T1 टेम्परेचर, रो 1 और रो 2 क्या है T1 टेम्परेचर पे। मान लो रो 1 डैश और रो 2 डैश क्या है T2 टेम्परेचर पे, सपोज कर लो, ठीक है, क्लियर है। या चलो रेजिस्टेंस वाला भी मान लेते हैं। यहाँ पे मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 था और इसका रेजिस्टेंस बच्चों क्या था R2 था, और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस R1 डैश और R2 डैश हो गया T2 पे, सपोज कर लो, बढ़ेगा, सपोज कर लो अभी के लिए, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। हम रेजिस्टेंस वाला क्यों किए, क्योंकि अगर लेंथ अलग होता तो तुमको यही कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ता रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। तो कैसे करें, देखो पहले टोटल रेजिस्टेंस क्या था बच्चों R1 प्लस R2, बाद में टोटल रेजिस्टेंस क्या था R डैश प्लस R2 डैश। लेकिन मेरे को पता है जो टोटल रेजिस्टेंस पहले था वही बाद भी टोटल रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि देयर इज नो एनी चेंज। तो मेरे को पता है जो टोटल रेजिस्टेंस पहले था R1 प्लस R2, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 इसका R2 है, तो बाद में भी जो टेम्परेचर T2 है ये कितने पे था T1 पे, और ये कितने पे था T2 पे। तो मेरे को पता है टोटल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे था T1 पे उतना ही टोटल रेजिस्टेंस T2 पे होगा, क्योंकि चेंज तो हो ही नहीं रहा है ना, यही तो बोला गया, चेंज नहीं हो रहा था, जितना पहले रेजिस्टेंस था उतना ही बाद में। हाँ ये हो सकता है कि R1 में चेंज बढ़ा होगा तो R2 क्या हो गया होगा, घट गया होगा, या R1 घटा होगा तो R2 बढ़ गया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल दोनों का सेम रेजिस्टेंस, ओवरऑल बोला गया था, रेजिस्टिविटी क्या है सेम, तो यहाँ ओवरऑल रेजिस्टेंस में क्या बोल रहे हैं सेम, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। टोटल रेजिस्टेंस बिफोर टोटल रेजिस्टेंस T1 पे क्या था R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज में। टोटल रेजिस्टेंस T2 पे क्या है R1 डैश प्लस R2 डैश, लेकिन दोनों इक्वल होगा क्योंकि देयर इज नो एनी चेंज इन टोटल रेजिस्टेंस एज द टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम ये लिख दिए, तो बता R1 प्लस R2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 डैश को क्या लिख सकते हो बताओ, हम लोग अभी पढ़े, बताओ क्या R0, अभी हम लोग पढ़े ना, R इक्वल टू क्या पढ़े R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पढ़े हो ना। तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों R1 डैश को R0, R1 डैश का R0 क्या था, ये था ना, ये था इनिशियल, तो क्या लिखोगे R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और R2 में क्या लिखोगे बच्चों प्लस R2, क्योंकि इसका प्रीवियस क्या था ये, तो R2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ अल्फ़ा इसका क्या था अल्फ़ा 1 और इसका अल्फ़ा 2, ठीक है। तो क्या बन गया R1 प्लस R2 इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस R2 प्लस R2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। दिख रहा है सभी को, हाँ दिख रहा है, बात समझ में आया। मैं क्या किया R1 डैश को मैं लिख दिया 1 प्लस इसका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस कितना था अल्फ़ा 1, इसका अल्फ़ा 2, तो हम उस तरह से लिख दिए, ठीक है। तो बताओ R1 से R1 गया, R2 से R2 गया, तो बताओ क्या बन गया, हमारा क्या बन गया 0 इक्वल टू R1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी कॉमन लो तो डेल्टा टी इधर आ जाएगा और जीरो के साथ जीरो ही हो जाए, तो क्या बन गया इधर देखो क्या बन गया, एक अच्छा सा क्वेश्चन बन रहा है हमारा, क्या देखो क्या
डेल्टा टी इधर आके R1 अल्फ़ा 1 प्लस R2 अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0। अब मेरे को तो R1 R2 तो हम माने थे ना, लेकिन मेरे को रो 1 रो 2 में रिलेशन चाहिए, तो बताओ तो हम क्या करेंगे। R1 को क्या लिख सकते हैं, रो 1 L1 अपॉन A1 अल्फ़ा 1 प्लस रो 2 L2 अपॉन A2 इक्वल टू 0। लेकिन देखो अगर लेंथ अलग होता ठीक है, तो फिर हम इस तरह से लिखते, लेकिन लेंथ क्या है, सेम है, तो इसलिए मैं रेजिस्टेंस को पहले माना था, ठीक है ना, रेजिस्टेंस को मैं पहले माना था। तो बताओ अब यहाँ पे मेरे को पता लेंथ सबका सेम है, एरिया भी सेम है, तो L और A, ठीक है। यहाँ का वो कहाँ गया, अल्फ़ा 2, तो बताइए क्या बन गया, रो 1 A L अपॉन A कॉमन लो, 0 को उधर जाके 0 बन जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस रो 2 अल्फ़ा 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये बहुत अच्छा है, ये जो एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो देखो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, बेल आइकन दबाना ना भूलो। मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि तुम्हें वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। और पूरी अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिखो, और भी अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ, ठीक है। और मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे, चैनल को वीडियो को शेयर कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि इससे मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत।